Hello students, today we are going to discuss some more questions on linearly independent and linearly dependent vectors, and let's start with the first example of your book. If V is a linear combination of V1 to Vn, अगर हमारे पास कोई linear combination है V जिसको हम linear combination में लिख सकते हैं V1 से लेके Vn vectors तक, तो हमें show करना है, then we have to show that V1, V2, Vn, V including V are linearly dependent vectors. तो automatically by the definition हमें चीज़ें पता हैं तो easy है proof करना. Let's start the proof. गिवन है V इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 टू Vn. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n. कैसे? V को हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं इस तरीके से, सच दैट ए अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा n Vn तक. ठीक है, तो हमने एक साइड लिख लिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इनको इक्वेशन को, या राइट हैंड साइड को ले लीजिए. तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में V को ट्रांसफ़र किया है, तो इसीलिए हमारे पास आता है अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा n Vn माइनस V इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अभी ध्यान रखिएगा, जब भी आप ज़ीरो लिखें, अगर वेक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल ज़ीरो होना चाहिए, अगर स्केलर्स हैं तो आप स्मॉल ज़ीरो लिख सकते हैं. तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल ज़ीरो हमें क्यों लिखना है, बिकॉज अगर लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर्स हैं तो कैपिटल ज़ीरो जो है, या हम कह सकते हैं O, कैपिटल O रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बनता है नेक्स्ट लाइन में अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा V, वेयर अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या ले ली? -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी कैपिटल ज़ीरो लिखना है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे. ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n. ये अल्फ़ा नॉट ऑल ज़ीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक लीनियर कम्बिनेशन बना दिया इनका. ठीक है, जिसमें सारे अल्फ़ाज जो हैं वो सारे ज़ीरो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, क्यों? एटलीस्ट हमारे पास एक अल्फ़ा है जो -1 हो रहा है. ठीक है, तो देयरफॉर इसको हमने राइट हैंड साइड कैपिटल O है हमारे पास, तो विच इम्प्लाइज क्या? बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर्स क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है. अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर्स का सेट हमें दिया है और उनमें कोई एक भी वेक्टर दूसरे की लीनियर कम्बिनेशंस में लिखा जा सके तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट बन जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ V U W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस VF, ये हमें दिया हुआ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं ये तीनों. देन वी हैव टू शो दैट फर्स्ट U प्लस V प्लस W और W प्लस V U आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा है U प्लस V U माइनस V U माइनस 2V प्लस W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. पहला ले लेते हैं. हमें बस ये है कि क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है. तो अब हमने तीन स्केलर्स ले लिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, जो कि कहाँ से आ रहे हैं? कैपिटल F से आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं? सच दैट ये लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया. फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो अल्फ़ा 1 U प्लस V, अल्फ़ा 2 दूसरा वेक्टर, अल्फ़ा 3 तीसरा वेक्टर, एंड इट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल O. ये हमने इक्वेशन 1 लिख दिया. इसको हमने अब क्या किया? U V W, ये सारे स्केलर्स की फॉर्म में लिख दिया, कैपिटल O. बट हमें क्या पता है कि U V W तीनों क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कांस्टेंट्स इनके साथ या स्केलर्स इनके साथ लिखे गए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ज़ीरो, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि U V W तीनों क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अब इन तीनों को हमने सॉल्व किया और देखेंगे वैल्यूज़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ क्या आती हैं. तो ये सॉल्व आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, अपना एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे इन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई अल्फ़ा 1, ये आप खुद निकाल सकते हैं आराम से, और तीनों की तीनों क्या हो रही हैं? ज़ीरो हो रही हैं. हेंस U प्लस V प्लस W और W प्लस U आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास सेकेंड भी हो जाएगा, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए यू कैन डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर्स V3 आर लीनियरली डिपेंडेंट. ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप वेक्टर का सेट देख रहे हो V3 है, V4 है, V2 है, कैसा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप
एलिमेंट्स सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, तो आई विल डू द फर्स्ट वन, सेकेंड यू कैन डू इजिली बाय योर सेल्फ। तो हमारे पास फर्स्ट जैसे आता है लेट ए बी सी, हमने 3 ले लिए जो कि कैपिटल आर से आ रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा आर मतलब रियल नंबर्स का सेट, सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हमें ये क्या शो करना है कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमने पहले इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है और ये देखना है कि जो हम अल्फ़ा बीटा गामा या फिर ए बी सी, जैसे यहाँ पर ए बी सी हम ले रहे हैं, वो तीनों ज़ीरो आते हैं या कोई एक नॉन ज़ीरो बन जाता है। तो हमने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, एक्स भी पता है, वाई भी पता है, जेड भी पता है, सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे। अब यही चीज़ ध्यान में देने की है, हमने पहले ओ लिखते थे, जैसे हमने यहाँ पे ओ लिखा है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस V3 एलिमेंट। वेक्टर स्पेस में एलिमेंट ट्रिपलेट है, आपका क्वाड्रुपल है या ऑर्डर्ड है, किस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लिखा, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये 3 इक्वेशंस बन गई जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इन 3 इक्वेशन से। अब ये मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, द इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। देयरफॉर ए बी सी आर नॉट ऑल 0, हेंस एक्स वाई जेड आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो नॉन ट्रिवियली सॉल्यूशन आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इससे पहले हमने लीनियरली डिपेंडेंट किया, आप देखते हैं इंडिपेंडेंट करेंगे। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट करूँगी, सेकंड आप आराम से कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें 3 V3 है, ठीक है जी, और यहाँ पर X Y Z W ये सारे 4 में हैं, ठीक है, मतलब 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। तो फर्स्ट वाले को हम जैसे प्रूफ करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल ओ हमने लिखा है, ए बी सी आपके कैपिटल आर से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। ऐसे ही तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड देन यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस आ गई 3, इनको सॉल्व किया एंड वी गेट ए बी सी तीनों के तीनों 0 आ रहे हैं, हेंस द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फोर्थ वाले में आपने जो देखिए ए एक्स बी सी डी 4 है ना, तो इसलिए आपको कैपिटल ओ लिखा है। तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स आएंगे, जैसे आपके इनमें एलिमेंट्स 1 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी 4 सेलेक्ट करना है, बस ये चीज़ है। बाकी आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, और इक्वेशंस में अगर सारे के सारे कांस्टेंट 0 आ जाते हैं देन इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटी सी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट है हमें प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास ये दिए हैं n सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएंगे इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 to vn form a linearly dependent set if at least one of the vectors is a zero vector। अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो वेक्टर होता है तो हम मान के चलेंगे v1 हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर है, तो क्योंकि वेक्टर है इसलिए कैपिटल ओ लिखा है। एग्जामिनेशन में भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको स्मॉल ज़ीरो नहीं लिखना है, कैपिटल ओ लिखना है। अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि कैपिटल वी हम 0 लेते हैं। अल्फ़ा आई हमारे पास सारे 0 हैं, 1 आई से ले 2 से लेके n तक, तो 1 तो हमने ले लिया है नॉन ज़ीरो, ठीक है, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, ये समीशन की फॉर्म में लिखा है। इसको हम आगे क्योंकि आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, उसी तरीके से अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 अल्फ़ा 3 v3 अल्फ़ा n vn तक जा रहा है। v1 हमारे पास 0 है, अल्फ़ा 1 इंटू एंड बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट्स आपके पास 0 है, तो देयरफॉर ये क्या आ गया, इक्वल टू 0। दस वी हैव स्केलर्स अल्फ़ा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड अदर स्केलर्स आर 0, नॉट ऑल 0। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो और फिर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है। अगर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है और एक भी हमारे पास स्केलर जो है वो नॉन ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, द सेट ऑफ वेक्टर्स हो गया विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेसिस की, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वेक्टर स्पेसेस में। तो अगर आपको ये क्लियर होती है तो आपको कोई भी थ्योरम अगर इस
चैप्टर से आती है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मेन है कंसेप्ट समझना। तो लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ बेसिस। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। वी एफ मतलब वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। ओवर द फील्ड एफ का मतलब है जो एलिमेंट्स आएंगे वो फील्ड से आएंगे, ठीक है। तो अ सबसेट बी ऑफ वी, सबसेट जो कैपिटल बी है जो वी का है, इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी। उसको बेसिस कहा जाता है वी का। कब कहा जाएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन है बी शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ये हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा था। दूसरी चीज़ है एल ऑफ बी। अब ये एल ऑफ बी आपको पता है, इट इज़ द लीनियर स्पैन ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू वी, दैट इज बी जनरेट्स द वी, या फिर बी स्पैन्स वी। मतलब जो भी एलिमेंट्स बी में आएंगे, कैपिटल ये जो बी फॉर बॉल है, जो भी एलिमेंट्स बी में आएंगे वो ही जनरेट करेंगे वी को। तो बेसिस क्या बनेगा, अगर बी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है प्लस आपकी एल लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू कैपिटल वी होता है, ठीक है। दैट इज बी जनरेट्स या बी स्पैन्स कैपिटल वी, ठीक है, अगर वो कैपिटल वी को स्पैन करता है। और इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट इन वी इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी, ठीक है जी। तो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अ सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, सो इट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं और बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम क्वेश्चन दे देंगे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं वेक्टर स्पेस के, देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक सेट ऑफ वेक्टर्स आपके पास आते हैं और उनमें एक भी ज़ीरो वेक्टर आता है, जो इससे पहले कि हमने थ्योरम प्रूव करी है ना, तो वो क्या रहेगा, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट रहेगा और कभी भी वो बेसिस नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि बेसिस फॉर्म करने के लिए पहली कंडीशन यही है कि उस सेट का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। Thus, a zero vector cannot be an element of a basis of vector space. तो ज़ीरो वेक्टर कभी भी बेसिस का एलिमेंट हो ही नहीं सकता अगर वो वेक्टर स्पेस का बेसिस फॉर्म करता है तो, ठीक है। दूसरा है सिंस लीनियर स्पैन ऑफ फाई क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फाई इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो लीनियर स्पैन ऑफ फाई क्या आता है, इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर फाई इज़ बेसिस ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो को वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। थर्ड है ज़ीरो इज़ नॉट अ बेसिस ऑफ सिंगलटन सेट ज़ीरो। जो सिंगलटन सेट ज़ीरो है, इट इज़ नॉट अ बेसिस ऑफ, खुद का बेस नहीं हो सकता है। वो फाई बेस बन सकता है लेकिन ज़ीरो बेस नहीं बन सकता। वो कैसे बन सकता है, इसमें जैसे द सेट हमने ले लिया, बी ले लिया, कोई सेट ले लिया जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अ सबसेट ऑफ V3R इज़ अ बेसिस सेट ऑफ V3R। कैसे कि आपके पास V3R मतलब एलिमेंट्स ऑफ V3R कैसे आएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, इस टाइप के आएंगे, जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा आर से आते होंगे क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, मतलब रियल नंबर से आते होंगे। तो इनको बनाने के लिए मतलब किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, तो जैसे यहाँ पर आपके पास ये बेसिस फॉर्म हो रहा है तो इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है ना। तो ज़ीरो को हम कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, अल्फ़ा टाइम्स फर्स्ट जो आपका एलिमेंट आ रहा है ये इधर आएगा, ठीक है। फिर प्लस बीटा टाइम्स दूसरा एलिमेंट आएगा, प्लस गामा टाइम्स तीसरा एलिमेंट आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम अल्फ़ा बीटा गामा को लिख सकेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये बेसिस बन जाएगा किसका, V3R का, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है, फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें ये बताना है कि B एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो लेट हमारे पास क्या है, अभी हमें जैसे ये बताना है ना कि बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ए बी सी हमने ले लिया बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट ए बी सी, मतलब ये आपको कैसे सेट बन रहा था, यहाँ पे ए बी सी इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, तो ए बी ज़ीरो बी बी ज़ीरो सी बी ज़ीरो, ऑटोमेटिकली द सेट बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें ये बताना है
कि टू शो दैट लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल्स टू V3R। अब इज इक्वल टू V3R का मतलब है लीनियर स्पैन ऑफ बी मतलब बी के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो हम लीनियर स्पैन डिफाइन करते हैं बी का, है ना, ऐसा होता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आएगा V3R, मतलब V3R के सबसेट अगर बना दें, जैसे आपके पास V3R क्या है, V3R है एलिमेंट्स ऑफ V जिसमें एंट्रीज कितनी आती है, तीन आती हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा मैंने इससे पहले शो किया, ABC हमने इससे पहले शो किया, ठीक है। तो अब अगर जैसे वी नो दैट लीनियर स्पैन ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ V3R, ये आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि हमेशा अगर कोई बेसिस है किसी का तो लीनियर स्पैन ऑफ बी इज़ अ सबसेट ऑफ V3R, ठीक है, ये क्लियर है। अगर ये इस तरीके से है, नाउ हमें क्या बताना है कि V3R इज़ अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ बी। अगर हमने ये शो कर दिया तो ऑटोमेटिकली दोनों सब जो सेट्स हैं वो बराबर हो जाएंगे, एक तरीके के सेट्स हैं ना ये। तो हमारे पास क्या आ रहा है, नाउ फॉर ईच अल्फ़ा बीटा गामा हमने ले लिया जो V3 को बिलोंग करता है, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर्स से आ रहे हैं। सो वी हैव अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा 0 0, ये जो मैंने आपको क्लियर करके बताया था इससे पहले, अल्फ़ा टाइम्स ये आपके पास E1 कहा जाता है, ये E2 कहा जाता है और ये E3 कहा जाता है, ये और ये, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा टाइम्स E1 आ गया, अल्फ़ा बीटा टाइम्स E2 आ गया, गामा टाइम्स E3 आ गया। ईच एलिमेंट ऑफ V3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल B। हर एक एलिमेंट V3 का हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल B। तो इसका मतलब क्या हुआ, V3R is a subset of linear span of B. This is the equation number 2। अब 1 में क्या हो गया, लीनियर स्पैन सबसेट बन गया V3R का, 2 में क्या हो गया, V3R सबसेट बन गया लीनियर स्पैन B का। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, दोनों ही सेट क्या है, इक्वल है, हेंस B इज़ द लीनियर B इज़ द बेसिस ऑफ V3R, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। नाउ अब आप सेकेंड भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास B1 आता है, लेट द सेट B1 हमारे पास ये दिया हुआ है, अ सबसेट ऑफ V3R इज़ नॉट अ बेसिस ऑफ, ये हमें बताना है कि इट इज़ नॉट द बेसिस ऑफ V3R, ये इसका बेसिस नहीं है। तो इसका मतलब यही चेक करना पड़ेगा पहला कंडीशन कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने किया, हमने ABCD बिलोंग्स टू कैपिटल R हो गया, ठीक है, सच दैट हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जो चारों एलिमेंट्स हैं उनको इक्वेट कर दिया कैपिटल से। अगर मैंने ये शो कर दिया ABCD चारों 0 हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमें किसी भी बेसिस को चेक करना है कि वो बेसिस फॉर्म करता है या नहीं करता है, उसमें हमें यही चेक करना है कि वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसके बाद लीनियर स्पैन पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमने चेक करा, तो हमने इक्वेट करा, फिर वी गेट BC B + 2C + D, ये इक्वेशंस आ गई। और यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास A + B = 0, B + D = 0, इसका मतलब A को इन टर्म्स ऑफ B लिख सकते हैं, D को इन टर्म्स ऑफ B लिख सकते हैं। तो B को अगर मैं -K या K भी लिख लें तो हमारे पास AD C नॉट ऑल 0 हो जाएंगे अगर K इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये रियल होता है तो। देयरफॉर द वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें 0 नहीं भी हो सकते हैं। तो देयरफॉर ये ध्यान दीजिए, इन जनरली हम क्या करें, एनी सबसेट ऑफ VMF वेयर F इज़ द फील्ड, अगर उसके पास हैविंग मोर दैन M एलिमेंट्स, जिसमें V जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास है V3, 3 है ना, ये V3, इधर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना हैविंग मोर देन M एलिमेंट्स, मतलब जो इसके M एलिमेंट्स से ज़्यादा होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी बेसिस ऑफ VM बनेगा, ठीक है। तो आपको बेसिस क्लियर हो गया है। सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है, अगर आपको कभी भी बेसिस चेक करना है, B शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरा लीनियर स्पैन ऑफ B शुड बी इक्वल टू V, कैपिटल V। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फाइनाइट डायमेंशनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनाइट डायमेंशनल के लिए हम करेंगे
अ वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड, उसको फाइनाइट डायमेंशनल या फाइनाइटली जनरेटेड कह सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट capital S of V such that linear span equal to V, that is linear span of S is equal to capital V। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अ वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली डायमेंशनल जनरेटेड कह सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, अगर फाइनाइट सबसेट आपके पास S आता है, किसका, कैपिटल V का, किस तरीके से, सच दैट लीनियर स्पैन इज इक्वल्स टू V होता है, दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V, तो हम उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट डायमेंशनल कहेंगे। If there exists no finite subset which generates V, then V is called infinite dimensional automatically। अब देखिए यहाँ पे जैसे B1 हमने सिलेक्ट किया, इससे पहले भी किया था, ये आपके पास आ गया B ए सबसेट ऑफ V3R, कि ये इसका सबसेट हो गया। हमने शो किया है B1 इज़ नॉट अ लीनियर, इज़ नॉट अ बेसिस, ये अभी हमने इससे पहले इस साइड पे शो किया था। तो हमने शो करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ B1 इज इक्वल्स टू B3R। हमें ये तो पता है कि ये इस से ही निकला हुआ है, V3R से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो होगी ही, क्योंकि उसका लीनियर कम्बिनेशन, क्यों लीनियर कम्बिनेशन करेगा, बिकॉज वेक्टर स्पेस है, वो वेक्टर स्पेस है, इतना मतलब उसके 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तो हमें पता है, तो इसीलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा। लेट एनी वेक्टर्स, अब हमने एनी वेक्टर ले लिया, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो कि V3R से आ रहे हैं, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 को ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपने इसको इक्वल टू इसमें लिख लिया, एलिमेंट्स में लिख लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं एक तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को जो V3R से आता है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया ABCD, उसमें बिलोंग्स टू कैपिटल R है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। इक्वेट किया, इक्वेट करने पर हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें C की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, ठीक है। डज अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एंड देयरफॉर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 तीनों जब V3R को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब किसको बिलोंग कर रहे हैं, लीनियर कम्बिनेशन को भी बिलोंग कर रहे हैं, किसके, B1 के, ठीक है। तो इसका मतलब V3R इज सबसेट ऑफ LB1, so from 1 and 2 we get V3R is equals to linear span of B1। इसका मतलब क्या हुआ, V3R is a finite dimensional vector space, ठीक है जी। इसलिए V3R हमेशा फाइनाइट डायमेंशनल है अगर उसके बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो, या फिर आप किसी भी फाइनाइट सेट सबसेट जो कि V का आता है, जैसे यहाँ पे B1 था, यहाँ पे B1 हमने लिया है, ये किसका सबसेट है, V3R का। इस तरीके से यहाँ पे S किसका सबसेट है, V का है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S को हम V के बराबर लिख सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे फाइनाइट डायमेंशनल। ये इसके बराबर लिख सकते हैं तो हम इसे कहेंगे फाइनाइट डायमेंशनल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर्ड बेसिस। एन ऑर्डर्ड सेट कैपिटल S, हमने कोई ऑर्डर्ड सेट लिया कैपिटल S जिसको हमने लीनियर जिसको हमने एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख दिया V1 V2 Vm तक, विच इज़ बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, जो कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस VF का बेसिस है। ये जो S है ये ऑर्डर्ड सेट है और ये बेसिस है, तो इसको हम ऑर्डर्ड बेसिस कहते हैं, ठीक है। बस यही है इसमें डेफिनेशन, सिंपल सी। तो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस। अब कोऑर्डिनेट्स वेक्टर के रिलेटिव टू बेसिस कैसे लिखे जाते हैं वो देखेंगे। जब कैसे, अगर हमने S ले लिया V1 से लेके Vm तक, इज़ अ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ VF, ऑर्डर्ड बेसिस है VF का। स्मॉल v जो बिलोंग करता है कैपिटल V को, सच दैट हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो बेसिस है ना। तो बेसिस में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस से लेते हैं तो हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसे लिख सकते हैं। फॉर अल्फा आईज बिलोंग्स टू कैपिटल F, ठीक है, सॉरी ए आईज बिलोंग्स टू कैपिटल F, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ V रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ S। अगर जब, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स जो V के हो रहे हैं जो कि रिलेटिव टू किसके हैं, ऑर्डर्ड बेसिस कैपिटल S के हैं, तो कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे, और ये बन जाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस। जो आपके पास यहाँ पर S है इसलिए रिलेटिव टू S हम इस तरीके से लिखते हैं।
तो ये डेफिनेशंस आप एक बार स्टडी कीजिए और इसको जितना आप बार बार स्टडी करेंगे उससे आपको और क्लियर होगी।